अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एरेक्शन एंड एजैकुलेशन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरेक्शन एंड एजैकुलेशन। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि व्हाट इज़ एरेक्शन एंड व्हाट इज़ एजैकुलेशन। तो इस लेक्चर से होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा कि एरेक्शन क्या होती है और एजैकुलेशन क्या होती है। तो नॉर्मली हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। हमने फिर उसके बाद पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो बेसिकली एरेक्शन एंड एजैकुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें टेस्टिस से या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो स्पर्म होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं उसकी बॉडी से। तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली एरेक्शन एंड एजैकुलेशन। जो एरेक्शन चेंजेस आती है, जो एजैकुलेशन चेंजेस आती है फिजियोलॉजिकली, तो वो इसी पर्पस के लिए होती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म प्रोड्यूस हो चुके हैं वो क्या कर जाए, वो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर चले जाएं, निकल जाएं। ठीक है, ओबियसली कहाँ जाएंगे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहाँ पे स्पर्म जाके क्या बनाएंगे? ओवम के साथ मिलके जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन काज करेंगे। तो बेसिकली एरेक्शन एंड एजैकुलेशन प्रोसेस किस पर्पस के लिए होता है कि स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल जाए। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस को कवर किया होता है ये ब्लू वाले पाउच ने, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटम। दैट इज कॉल्ड स्क्रूटम। स्क्रूटम के अंदर ही क्या होते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। और टेस्टिस में क्या होते हैं? टेस्टिस में कुछ लोब्यूल्स होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो हमने क्या कहा था कि एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो ये ब्लैक वाले जो मैंने बनाए थे दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मैंने क्या कहा था कि 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये हमने जो ग्रीन बनाए थे दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस। दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बनते हैं? मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर जर्म सेल्स पाए जाते हैं। और वो जर्म सेल क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जैसे ही स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है तो ये सारा स्पर्म कहाँ कलेक्ट हो जाता है? ये सारा स्पर्म्स जो होते हैं, जो इमैच्योर स्पर्म्स होते हैं, वो सारे कलेक्ट हो जाते हैं इनटू, यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस से ये सारे जो स्पर्म होते हैं ये कहाँ जाते हैं? यहाँ पे वॉज एफ्रेंशिया के ज़रिए कहाँ चले जाते हैं? ये सारे स्पर्म चले जाते हैं इनटू यहाँ पे एक डक्ट होता है जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होती है। और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में स्पर्म क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं और ये यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं। अब ये स्पर्म यहाँ पे मैच्योर हो चुके हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिवेटेड है। अब इसको कुछ चाहिए होता है, वो ऊपर से मिलेगा सेमिनल वेजिकल, जो कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब ये जो स्पर्म हो चुका है ये टोटली डेवलप हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है। ठीक है, अब ये जैसे ही मैच्योर हो चुका है तो इस स्पर्म ने क्या होना होगा? इस टेस्टिस से, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलना होगा। कहाँ पे जाना होगा? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाना होगा। और वहाँ पे ये स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन काज करेगा, ओवम के साथ मिलेगा। तो बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें यहाँ से ये स्पर्म क्या हो जाए? निकल जाए। ये स्पर्म निकल जाए और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाए तो होल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये सारा स्पर्म निकलता है, बाहर जाता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दैट होल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज कॉल्ड एरेक्शन एंड एजैकुलेशन। और एरेक्शन और एजैकुलेशन 2 स्टेप्स में होती है, अल्टरनेटिव एक दूसरे के बाद होता है। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली पाथवे जो हमने डिस्कस किया था, तो एपिडर्मिस में ये सारे स्पर्म स्टोर हो जाते हैं। एपिडर्मिस से ये स्पर्म कहाँ जाएंगे? यहाँ पे एक और लॉन्ग डक्ट होता है दैट इज कॉल्ड वॉज डिफरेंस। वॉज डिफरेंस के जरिए ऊपर जाते हैं ये सारे स्पर्म, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड सेमिनल वेजिकल। दैट इज कॉल्ड सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल में कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड।
दैट इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल फ्लूइड जो होते हैं वो यहाँ पे स्पर्म के साथ मिलेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, स्पर्म के साथ मिलेंगे। और सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म आपस में जैसे ही मिल जाते हैं, सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म जैसे ही आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं सीमन। यहाँ पे क्या बना देते हैं, सीमन बना देते हैं। और फिर वो सीमन आएंगे यहाँ पे और कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक के जरिए नीचे पीनस के जरिए इंटर होंगे इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस होल सिस्टम में जैसे ही एपिडिडमिस से या टेस्टिस से ये स्पर्म जो है ये निकल जाते हैं और थ्रू ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जरिए ये पीनस के जरिए इंटर हो जाते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है होल प्रोसेस, फर्स्ट एरेक्शन एंड सेकंड एजोकुलेशन। एरेक्शन क्या होता है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे ही आप लोग सेक्सुअली अराउज हो जाते हैं, ठीक है, आप लोग सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकते हैं, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है जो कि आपको क्या कर दे, सेक्सुअली एक्टिवेट कर दे। तो जैसे कि आप किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई ऐसा सीन आ गया जिसने आपको सेक्सुअली एक्टिवेट कर दिया, तो वो एक स्टिमुलस है बेसिकली। वो क्या है, एक स्टिमुलट है। आपके सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजर गई तो आप क्या हो गए, उस पार्टिकुलर फीमेल के लिए एक्टिवेट हो गए। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको एक्टिवेट कर सकती है। तो वो स्टिमुलस जो कि आपको सेक्सुअली एक्टिवेट कर दे, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपके ब्रेन में एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो लिम्बिक सिस्टम से कुछ नीचे न्यूरॉन आते हैं और वो न्यूरॉन आपके यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ न्यूरॉन्स आते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं, S2 से S4 के न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही S2 S4, आपको पता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि ओवरऑल विदाउट एनी कंट्रोल हमारी बॉडी की चीज़ों को रेगुलेट करता रहता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म चलाता रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और वो 2 सिस्टम से मिलकर बना होता है, एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है किसी भी स्टिमुलस की वजह से, तो ऊपर से सिग्नल आते हैं आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के S2 एंड S4 के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वहाँ पे एक नर्व होता है, दैट नर्व इज कॉल्ड प्यूडेंडल नर्व, दैट इज कॉल्ड प्यूडेंडल नर्व। और प्यूडेंडल नर्व की इनर्वेशन जो होती है वो पीनस को होती है। प्यूडेंडल नर्व की इनर्वेशन किसको होती है, पीनस को होती है। तो जैसे ही आप लोग किसी भी चीज़ की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से जो प्यूडेंडल नर्व ओरिजिनेट होती है, जो डिराइव होती है, तो वो प्यूडेंडल नर्व क्या करती है, वो पीनस को सप्लाई करती है। अब ये जो प्यूडेंडल नर्व होती है ये बेसिकली पीनस में किस चीज़ को सप्लाई करती है, ये जो प्यूडेंडल नर्व होती है ये पीनस में ब्लड वेसल को सप्लाई करती है। अब ये जो पीनस होता है इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पीनस के बीचों बीच, पीनस के सेंटर में यहाँ पे एक ट्रैक होता है, दैट इज ग्रीन वाला या ट्रैक, जिसके जरिए यूरिन एंड स्पर्म ने पास होना होता है, जिसके जरिए यूरिन एंड स्पर्म ने पास होना होता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रैक होता है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा सिंपली, या फिर कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक, कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक, या सिंपली हम इसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो बीचों बीच क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। और यूरेथ्रा के इर्द गिर्द मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 2 किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ये जो ब्लैक वाला जो कि यूरेथ्रा के साथ क्लोजली होता है एंड थिन होता है, दैट इज कॉल्ड, ये वाला दैट इज कॉल्ड, ये ब्लैक वाला दैट इज कॉल्ड कॉर्पस स्पंजियोजम, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस स्पंजियोजम। तो यहाँ पे एक ये वाला स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस स्पंजियोजम। और इस फिर कॉर्पस स्पंजियोजम के बाहर, कॉर्पस स्पंजियोजम के बाहर एक और स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोजा, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोजा। ये रेड वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये रेड वाले क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और ये ब्लैक वाले क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस स्पंजियोजम। और इसके बीच जो ट्रैक है, जो नाली टाइप है, दैट इज कॉल्ड कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक या फिर यूरेथ्रा। अब ये जो दोनों टिश्यू है,
कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पंजियोसम, या ब्लैक एंड ये रेड वाले, तो ये दोनों बेसिकली क्या है, ये एरेक्टाइल टिश्यू है। ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों ही क्या है, ये है एरेक्टाइल टिश्यू। एरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये एरेक्शन काज करेंगे। ये क्या करेंगे, एरेक्शन काज करेंगे। एरेक्शन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पीनस होता है, यहाँ पे ये जो पीनस होता है, जब तक आप सेक्सुअली एक्टिवेट नहीं हैं, जब तक आप कोई स्टिमुलस स्टिमुलस ने आपको एक्टिवेट नहीं किया होता, तो ये जो पीनस होता है, इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो वेट होता है, वो छोटा होता है। वो क्या होता है, वो छोटा होता है। ये स्ट्रेट नहीं होता, ये हार्ड नहीं होता, ये नरम होता है, ठीक है। और जैसे ही एरेक्शन हो जाती है, तो ये जो दोनों टिश्यू होते हैं, इनके क्या फंक्शन होता है कि ये पीनस के साइज को इंक्रीज कर देता है, पीनस के वेट को इंक्रीज कर देता है, पीनस की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, एंड पीनस को क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, रिजिड कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली एरेक्शन। तो एरेक्टाइल टिश्यू का काम क्या होगा कि पीनस के साइज को इंक्रीज करेंगे, पीनस के साइज के वेट में भी इंक्रीजमेंट लाएगा, पीनस के साइज के लेंथ में भी इंक्रीजमेंट लाएगा, एंड पीनस को स्ट्रेट भी करेगा और पीनस को हार्ड भी करेंगे। तो ये जो दोनों टिश्यूज होते हैं पीनस के अंदर, यूरिथ्रा के इर्द गिर्द, तो दैट इज बेसिकली एरेक्टाइल टिश्यू। और एरेक्टाइल टिश्यू के बीचों बीच इर्द गिर्द क्या होते हैं, मैक्सिममली ब्लड वेसल पाए जाते हैं, और उन ब्लड वेसल्स को प्यूडेंटल नर्व सप्लाई करती है। उन ब्लड वेसल को क्या करती है, प्यूडेंटल नर्व सप्लाई करती है। और यहाँ पे इस पीनस के एंड में, यहाँ पे जहाँ पे ये टेस्टिकुलर जंक्शन होता है, इस लेवल पे पोस्टीरियरली यहाँ पे दो किस्म के मसल्स होते हैं। एक ये वाला मसल दैट इज कॉल्ड बल्बोस स्पंजियोसम, और एक ये वाले मसल्स दैट इज कॉल्ड एस्टियो कैवर्नोसम। एस्टियो कैवर्नोसम क्या होते हैं, ये बेसिकली एरेक्टाइल टिश्यू है। ये जो एस्टियो कैवर्नोसम, ये मसल्स है, मसल्स ये क्या है, ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्ट्राइगेटेड मसल्स होते हैं। और इन जो मसल्स का काम क्या होते हैं कि ये भी एरेक्टाइल टिश्यू है। ये भी क्या है, एरेक्टाइल टिश्यू है, मतलब ये भी एरेक्शन कॉज करता है। ये जो मसल्स होता है ना, ये भी क्या करता है, एरेक्शन कॉज करता है। लेकिन ये जो बल्बोस स्पंजियोसम होता है, एक और यहाँ पे मस्कुलर पोर्शन होता है, ये बेसिकली एरेक्टाइल टिश्यू नहीं है, ये बेसिकली है एजाकुलेटरी टिश्यू। ये क्या है, एजाकुलेटरी टिश्यू। एजाकुलेटरी टिश्यू भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसे हम ऑर्गेज्म के लिए भी यूज़ करते हैं कि ये जो बल्बोस स्पंजियोसम होता है, किसी भी मेल को ये ऑर्गेज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 किस्म के जो टिश्यू होते हैं पीनस के, राउंड एंड राउंड, वो क्या है, एरेक्टाइल टिश्यू है। उनका काम क्या होगा, पीनस को स्ट्रेट करना, पीनस को हार्ड करना, पीनस के साइज में इंक्रीजमेंट लाना। तो ये इन एरेक्टाइल टिश्यू का काम होता है। कौन कैसे इनका एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पंजियोसम एंड एस्टियो कैवर्नोसम जो मसल्स होता है, तो वो तीनों एरेक्टाइल टिश्यू है, और वो पीनस को क्या करते हैं, एरेक्ट करते हैं। तो एरेक्शन बेसिकली होती कैसे है, फर्स्ट कोई भी स्टिमुलस आया, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो प्यूडेंटल नर्व आती है, उसने पीनस को सप्लाई किया। पीनस में क्या होते हैं, एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो वेसल्स होते हैं, उनको ये जो प्यूडेंटल नर्व होती है वो सप्लाई करती है। सेकंड, ये जो प्यूडेंटल नर्व होती है, ये डायरेक्टली इस एस्टियो कैवर्नोसल मसल को भी क्या करती है, सप्लाई करती है, और इसे भी एक्टिवेट करती है। अब जैसे ही ये जो प्यूडेंटल नर्व होती है, ये इस पीनस के इर्द गिर्द जो कॉर्पस स्पंजियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम है, उनके ब्लड वेसल को सप्लाई करती है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये जो नर्व होती है, ये बेसिकली करती क्या है, या जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बेसिकली करता क्या है कि यहाँ पे उन वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। ये उन वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। तो जैसे ही वेसल डायलेट होंगे, तो यहाँ पे एरेक्शन होगी। तो कैसे होगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखें, तो यहाँ पे ये मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया है जो कि यूरिथ्रा से लेके बाहर स्किन तक है। अब यहाँ पे बीच में अगर आप लोग देखें, इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखें, तो बीच में ये क्या है, ये है यूरिथ्रा। ये क्या है, ये है यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के इर्द गिर्द ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द मतलब बाहर और राउंड एंड राउंड ये क्या है, ये है कॉर्पस स्पंजियोसम। ये क्या है, कॉर्पस स्पंजियोसम। और कॉर्पस स्पंजियोसम के बाहर जो मेजर टिश्यू है एरेक्टाइल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा।
ठीक है। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा बाहर, कॉर्पस पंजूजम बीच में, फिर उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल और अंदर यूरेथ्रा। तो जो प्यूडेंटल नर्व आती है, वो प्यूडेंटल नर्व का काम क्या होता है कि इस वेसल को डायलेट करना, इस वेसल को क्या करना, डायलेट करना, इसके जो विड्थ है वो इंक्रीज करना, इसको रिलैक्स करना। कैसे करता है कि ये जो प्यूडेंटल नर्व आती है, ये जो प्यूडेंटल नर्व आती है या जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेशन होती है, तो ये इन वेसल्स को सप्लाई करती है। अब जैसे ही अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यूरेथ्रा से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये पूरा पीनस का स्ट्रक्चर है। ये पीनस का क्या है, स्ट्रक्चर है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये दो पीनस का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसके जो आप लोग साइज देखें तो वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट नहीं है, यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट नहीं है, तो पीनस का साइज कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पीनस का साइज सिर्फ इतना ही है, एक साइड पे इतना, दूसरे साइड पे भी इतना। अगर ब्लड वेसल डायलेट नहीं है, कोई भी बंदा रिलैक्स है, सेक्सुअली एक्टिवेट नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, तो उसके जो पीनस का साइज है वो इतना ही है। अब जैसे ही प्यूडेंटल नर्व एक्टिवेट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो प्यूडेंटल नर्व ने क्या किया, इस वेसल को एक्टिवेट कर दिया, इस वेसल को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, इस वेसल को डायलेट कर दिया। डायलेट कैसे करता है कि ये जो प्यूडेंटल नर्व आती है, तो ये यहाँ पे इसके एंडोथीलियल जो ब्लड वेसल्स होती है, इसकी 3 लेयर होती हैं, आप लोग डिटेल से ये पढ़ चुके हैं कि एक होती है एंडोथीलियल लेयर, एक होती है मायोथीलियल लेयर, मिडल लेयर, और एक होती है फाइब्रस लेयर। ठीक है, एंडोथीलियल में एंडोथीलियल सेल पाए जाते हैं, बीच में मसल्स होते हैं और बाहर फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्यूडेंटल नर्व होती है इसकी इनर्वेशन होती है इस एंडोथीलियल लेयर को, और यहाँ पे एंडोथीलियल लेयर में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्टली जाता है इनटू मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर लेयर को क्या करता है, ये करते हैं रिलैक्स। जैसे ही मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे ब्लड वेसल्स के, तो वेसल्स क्या हो जाएगा, वेसल्स डायलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मसल्स ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होता है, सेमी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रखा होता है। तो जैसे ही मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लड वेसल्स क्या होगा, डायलेट होगा। तो जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल्स थी, सेमी कॉन्स्ट्रिक्टेड, डायलेट नहीं थी। यहाँ पे वेसल्स क्या हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है। तो जैसे ही वेसल्स की डायमीटर इंक्रीज हो जाती है, पहले वेसल कितनी थी, इतनी सी थी, अब वेसल्स कितनी हो गई, इतनी बड़ी हो गई है, वेसल डायलेट हो चुके हैं। तो जैसे ही वेसल डायलेट होंगी, पहले वेसल डायलेट नहीं थी, तो इसने कॉर्पस पंजियोजम एंड कॉर्पस कैवर्नोजम पे प्रेशर नहीं डाला था, उसे बाहर की तरफ धकेला नहीं था। अब जैसे ही वेसल डायलेट हो चुका है तो वेसल्स ने कंप्रेस कर दिया है कॉर्पस पंजियोजम एंड कॉर्पस कैवर्नोजम को, उसको बाहर की तरफ धकेल दिया है। वेसल्स भी डायलेट, और वेसल्स के इर्द गिर्द जो ये दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो टिश्यू पाए जाते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी बाहर की तरफ धकेल जाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ वो पुश हो जाएंगे, तो पीनस क्या हो जाएगा, पीनस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, अब यहाँ पे ये जो वेसल्स है ये डायलेट नहीं है, तो जो स्पॉन्जी टिश्यू है इनको ब्लड फ्लो वो कम मिल रही थी या ज़्यादा, कम मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रही थी, तो इसको जस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रही थी, इसको मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा था, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन थी वो कम थी। अब ये स्पॉन्जी टिश्यू है, स्पॉन्जी मीन फोम है, ये क्या है, ये फोम है। तो फोम में आप जितना पानी भरेंगे तो वो क्या होता जाएगा, वो उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो उस वाटर को, उस फ्लूइड वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो हार्ड भी होगा, और उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज होगा, तो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। तो सिमिलरली जब ब्लड फ्लो कम मिल रही थी तो इसकी जो साइज है, वेट है, वो कम थी। अब जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हो चुका है, तो जैसे ही यहाँ पे अब वेसल डायलेट हो चुका है, तो ब्लड फ्लो क्या हो चुका है, ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज। तो ब्लड फ्लो की वजह से ये मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये क्या करेंगे, ब्लड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जितना ज़्यादा ये ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, ये ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या, ये स्पॉन्जी टिश्यू है, तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, और इसके जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक तो ब्लड वेसल डायलेट हो चुका है, सेकंड ब्लड फ्लो इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से स्पॉन्जी टिश्यूज कॉर्पस कैवर्नोजम एंड कॉर्पस पंजियोजम ने क्या किया है, ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है, फ्लो जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो साइज में इंक्रीज हो चुका है। तो एक ब्लड वेसल की डायलेटेशन से साइज इंक्रीज हो गया, दूसरा ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से इसके साइज में इंक्रीजमेंट आया, तो पीनस का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पीनस का साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और विड्थ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपैरेटिवली देखें
तो पहले पीनस का साइज जो था वो कितना था, पीनस का साइज इतना था। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए पीनस का साइज कितना हो गया है, इतना हो गया, उसके डबल ट्रिपल हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो चुका है ड्यू टू पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। ब्लड वेसल की डायलेटेशन से एक तो पुशिंग ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम हो चुका है, सेकंड ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से एब्जॉर्प्शन हो गई है, जिसकी वजह से ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये क्या हो चुके हैं, ये साइज में एंड लेंथ पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो पीनस क्या हो जाएगा, पीनस का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पीनस का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये पीनस क्या हो जाएगा, इसका साइज अगर पहले इसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो अब इसका साइज क्या हो, कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक। पीनस का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पीनस का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले यहाँ पे था, अब क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पीनस का साइज तो ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन से इंक्रीज हो चुका है, लेकिन ये सीधा कैसे हो जाता है, ये सीधा कैसे हो जाता है, तो इसकी ये जो स्ट्रेटनेस है, इसकी जो स्ट्रेटनेस है ये बेसिकली ये स्पॉन्जी टिश्यू नहीं करते हैं। इसकी जो स्ट्रेटनेस है ये यहाँ पे ये मसल्स करता है, और इस मसल का क्या नाम है, एस्टियो कैवर्नोसम। एस्टियो कैवर्नोसम, तो एस्टियो कैवर्नोसम को भी क्या है, प्यूडेंटल नर्व की सप्लाई है। तो अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ पीनस के ब्लड वेसल को सप्लाई नहीं करता, वो इस मसल एस्टियो कैवर्नोसम मसल को भी सप्लाई करता है। तो एस्टियो कैवर्नोसम मसल स्केलेटल मसल्स होता है, स्ट्राइएटेड मसल्स होता है, तो ये बोथ साइड पे होता है ऐसे। अगर यहाँ पे ये पीनस है, अब यहाँ पे देखें तो अगर ये पीनस है तो इसके इस साइड पे भी क्या है, एस्टियो कैवर्नोसल मसल्स है, और इस साइड पे भी क्या है, एस्टियो कैवर्नोसल मसल्स है। अब अगर ये पीनस इस तरह से ढीला है, फ्लैसिड है, तो जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस पीनस को क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। ऑलरेडी उसका जो हार्डनेस है वो प्रोवाइड हो चुकी है, ऑलरेडी उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है, ऑलरेडी उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये मसल्स क्या कर जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पीनस क्या कर जाएगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो जैसे ही ड्यू टू पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन ब्लड वेसल ऑफ डायलेटेशन, जो पीनस के ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी डायलेटेशन से ये जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, ये जो एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं पीनस का, और ये जो मसल्स होता है एस्टियो कैवर्नोसल मसल्स, ये इस पीनस को एरेक्ट कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। तो दैट whole process is called erection, that is called erection। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है ये डायलेट कैसे होते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल की डायलेटेशन से ही, ब्लड वेसल की रिलैक्सेशन से ही पीनस का साइज इंक्रीज हो चुका है, पीनस की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो बेसिकली ये जो ब्लड वेसल्स होता है ये डायलेट कैसे होता है, प्यूडेंटल नर्व इस ब्लड वेसल को डायलेट कैसे करता है, तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो मैंने क्या कहा कि इस ब्लड वेसल्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं प्यूडेंटल नर्व के लिए। उसकी एक्टिवेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट होता है। तो ये बेसिकली स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता कैसे है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो किस्म के सेल्स बनाए हैं। ये है एंडोथेलियल सेल, कि वो वाले सेल जो कि एंडोथेलियल सेल है, ब्लड वेसल के एंटीरियर लेयर है एंडोथेलियल सेल। तो इस पे बेसिकली प्यूडेंटल नर्व के लिए रिसेप्टर होंगे, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल में क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसमें एंड में क्या बनेगा, यहाँ पे एंड में बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड में क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि एंडोथेलियल सेल में बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे आके इन स्मूथ मसल्स को, ये क्या है, ये है स्मूथ मसल्स। तो इन स्मूथ मसल्स पे इसके लिए क्या है, यहाँ पे कुछ एक्टिवेशंस होती है जिसकी वजह से ये स्मूथ मसल्स को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो ये बेसिकली करता क्या है, तो यहाँ पे आया प्यूडेंटल नर्व, यहाँ क्या आया, प्यूडेंटल नर्व। प्यूडेंटल नर्व ने यहाँ पे एक केमिकल रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन, दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जैसे ही एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जैसे ही यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इस एंडोथेलियल सेल पे एक रिसेप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड GQ रिसेप्टर। तो GQ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। GQ रिसेप्टर का काम क्या होता है कि यहाँ पे ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलाइपेज C।
दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो फॉस्फोलाइपेज का काम क्या होता है कि जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो फॉस्फोलिपिड को यह क्या करता है, ब्रेक कर देता है। फॉस्फोलिपिड को क्या कर देता है, ब्रेक कर दे। किस चीज़ में ब्रेक करता है, दो चीज़ों में ब्रेक करता है। एक को हम कहते हैं DHG, दूसरे को हम कहते हैं IP3 डाई एसाइल ग्लाइसरॉल एनासीटोल ट्राइफॉस्फेट। इस रिसेप्टर्स पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, वन पास रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ऑल रिसेप्टर पे मेरे लेक्चर अपलोड है, वीडियोस अपलोड है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वो देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि GQ रिसेप्टर कैसे IP3 DHG बनाता है, तो होल प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो GQ से फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो गया। फॉस्फोलाइपेज सी ने क्या किया, फॉस्फोलिपिड को ब्रेक कर दिया इनटू DHG एंड IP3। IP3 जैसे ही बना, IP3 क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करता है। क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करता है, वहाँ से रिलीज करता है कैल्शियम को। तो कैल्शियम जैसे ही रिलीज हो जाता है, कैल्शियम मिल जाता है कैल्मिडोलिन के साथ, कैल्शियम कैल्मिडोलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैल्शियम कैल्मिडोलिन कॉम्प्लेक्स जैसे ही बन जाता है तो उसका काम क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट एंजाइम कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज जैसे ही क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो इसका काम क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना। सिंथेटेज का काम क्या होगा, बनाना, सिंथेसिस करना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज का काम क्या होता है कि ये यहाँ पे एक अमाइनो एसिड होता है, एंड दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड अर्जिनिन। अर्जिनिन पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है, और इस अर्जिनिन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक और चीज़ यहाँ पे बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेट्रोलिन। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक डिफ्यूजिबल गैस है, तो वो डिफ्यूज हो जाता है एंडोथेलियल से मायोथेलियल लेयर में, मसल्स में ये डिफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे मसल्स में आ जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गुआनोलाइल साइक्लेज। तो गुआनोलाइल साइक्लेज को ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है इनटू स्मूथ मसल सेल। जो वेसल्स के मसल्स होते हैं ना, उन पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है और वहाँ पे गुआनोलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। जैसे गुआनोलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, गुआनोलाइल साइक्लेज का काम क्या होता है कि ये GTP को कन्वर्ट करता है इनटू साइक्लिक GMP। साइक्लिक GMP का काम क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन काइनेज G। प्रोटीन काइनेज G जिसे ही एक्टिवेट हो जाता है, प्रोटीन काइनेज G का काम क्या होता है, आगे जाके स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। तो ये यहाँ पे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। स्मूथ मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो जैसे ही स्मूथ मसल रिलैक्स होगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाएगा तो मैंने क्या कहा था कि एरेक्शन काज हो जाएगी, अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का काम तो ये है। सेकंड, सिट्रोलिन का काम क्या है, सिट्रोलिन क्यों बनता है, सिट्रोलिन जैसे ही बन जाता है तो वो चला जाता है इनटू यूरिया साइकिल, और यहाँ पे ये जो सिट्रोलिन होता है ये अगेन अर्जिनिन बनाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो पहले ये जो ब्लड वेसल था ये नॉर्मल था, ब्लड वेसल क्या था, नॉर्मल था यहाँ पे, तो एरेक्शन नहीं थी। अब यहाँ पे प्रोसेस मैकेनिज्म के जरिए नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, स्मूथ मसल रिलैक्स हो गया, तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन से, ब्लड वेसल्स की डायलेशन से यहाँ पे ये क्या हो गई, एरेक्शन काज हो गई। यहाँ पे ये क्या हो गई, एरेक्शन काज हो गई। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि एरेक्शन क्या होती है। जैसे ही आप सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पीनस के अंदर और पीनस के इर्द गिर्द मसल पोस्टीरियरली, ठीक है, तो उन मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और पीनस के उन
वेसल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही वेसल्स एक्टिवेट हो जाता है तो पीनस का साइज इंक्रीज हो जाता है, वेसल्स की डायलेटेशन से पीनस का लेंथ इंक्रीज हो जाता है और पीनस हार्ड हो जाता है। और जैसे ही उन मसल्स को सप्लाई करते हैं तो मसल्स क्या करते हैं, उस हार्ड लेंथी एंड वेटथी जो मसल्स जो पीनस होता है उसको क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। तो दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एरेक्शन। और एरेक्शन में जो पीनस हार्ड होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, साइज, वो कैसे करता है, ब्लड वेसल कैसे रिलैक्स होता है ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे पीनस क्या हो चुका है, एरेक्ट हो चुका है। अब इस एरेक्शन का फायदा क्या है, ये एरेक्ट क्यों होता है? एरेक्शन का फ़ायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, और एज वेल एज आज भी लिटिल बिट फिजियोलॉजिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होल एरेक्शन हो गई, तो एरेक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो एरेक्शन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसी चीज़ की देखने से नहीं होती, आपको एक्टिवेशन से नहीं होती। यहाँ पे एक और मैकेनिज्म से भी ये एरेक्शन पॉसिबल है, जो कि आपके पीनस को डायरेक्ट टच करने से है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्स होते हैं आपके पीनस में। बेसिकली ये जो ग्लॉन्स पीनस है ना, ये जो ग्लॉन्स पीनस है, जो हेड है, जो हेड ऑफ पीनस है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉन्स पीनस। तो ग्लॉन्स पीनस या शेफ्ट ऑफ द बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। और जैसे ही आप लोग अगर फिजिकली इस पीनस को टच करेंगे, ग्लॉन्स पीनस को टच करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सेंसिटिव रिसेप्टर होंगे ये आप एक्टिवेट करेंगे, टच सेंसिटिव रिसेप्टर। टच सेंसिटिव रिसेप्टर भी क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्टिविटी से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और आपकी ये जो एरेक्शन है ये पॉसिबल हो सकती है। अब एरेक्शन तो हमने पढ़ ली कि एरेक्शन कैसे होती है। अब सेकंड क्या है, एरेक्शन के बाद डायरेक्टली इजैकुलेशन। डायरेक्टली क्या होती है, इजैकुलेशन होती है। जैसे ही एरेक्शन हो गई है, एरेक्शन कुछ टाइम के लिए रह गई है, आप एक्साइट हो चुके हैं, अब आप क्या होंगे, हाइपर एक्साइट। आप बार बार उसे देख रहे हैं, आप लोग बार बार क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्टिवेट हो रहे हैं। तो एक हद तक आप नॉर्मली एक्टिवेट होते रहेंगे तो एरेक्शन होगी। अब आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे एक सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का काम क्या होता है कि वो इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो पाथवे है उसे इनहिबिट कर देता है। एंड यहाँ पे ये कॉर्टेक्स क्या करता है, कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे के जरिए यहाँ पे जो स्पाइनल ओरिजिनेशन होती है, जो स्पाइनल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फ्रॉम स्पाइनल ओरिजिनेशन T12 to L2, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है ये इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम T12 to L2, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यू टू कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे के जरिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिनेशन होती है, जो न्यूरॉन्स होती हैं, अब यहाँ पे ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये यहाँ पे एक गैंग्लिया में ओपन होता है, एक गैंग्लिया बनाता है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया। और उस इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया से न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होते हैं, और वो न्यूरॉन्स फर्स्ट सप्लाई करते हैं यहाँ पे एपिडिडमिस को। एपिडिडमिस के बाद यहाँ पे ये सप्लाई करते हैं वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस के बाद यहाँ पे ये सप्लाई करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर के साथ यहाँ पे कि जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आता है यहाँ पे इसको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सप्लाई करते हैं इस सेमिनल वेसिकल को। इसके अलावा ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये यहाँ पे सप्लाई करता है इस बल्बोस्पंजियोजम को, इस बल्बोस्पंजियोजम को। तो जैसे ही आफ्टर एरेक्शन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है इनटू एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बोस्पंजियोजम। तो इन सबको ये सप्लाई करता है इकट्ठे ही। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस एपिडिडमिस को सप्लाई करते हैं तो एपिडिडमिस में क्या स्टोर है, स्पर्म स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे इस एपिडिडमिस में इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, दैट रिसेप्टर कॉल्ड GS,
दैट रिसेप्टर कॉल्ड GS। और GS का काम क्या होता है कि वो जैसे ही एक्टिवेट होगा, GS पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। GS पे एक मेरा पूरा लेक्चर है कि GS कैसे किसी सेल को एक्टिवेट करता है और GS की एक्टिवेशन से एंड में क्या होता है। तो GS जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे अगर एंडोथेलियल सेल है, मसल सेल है, तो वो क्या कर जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब जैसे ही GS एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे, तो एपिडर्मिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। एपिडर्मिस क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ही एपिडर्मिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो क्या कर जाएगा, वो एजेक्ट कर जाएगा, वो निकल जाएगा, वो पुश हो जाएगा। पुश हो जाएगा कहाँ पे, एपिडर्मिस से ये चला जाएगा, पुश हो जाएगा इनटू वॉस डिफरेंस, तो वॉस डिफरेंस में आ जाएगा। अब जैसे ही वॉस डिफरेंस में ये स्पर्म आ चुका है तो वॉस डिफरेंस एंड लॉन्ग ट्यूब है। वॉस डिफरेंस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। तो इसमें भी ये स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है वॉस डिफरेंस को, और यहाँ पे भी इसके लिए सेम रिसेप्टर होते हैं GS। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये GS एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे वॉस डिफरेंस को भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। वॉस डिफरेंस को क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोथ साइड, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा तो यहाँ पे जो स्पर्म आता है तो वो क्या होता जाएगा, वो पुश होता जाएगा। स्पर्म क्या होता जाएगा, अपर की तरफ पुश होता जाएगा। जैसे ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉमन डक्ट है, दैट इज कॉल्ड एजैकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म जैसे ही एजैकुलेटरी डक्ट में पहुँच जाता है तो यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन किस चीज़ के लिए है, सेमिनल वेसिकल्स के लिए। सेमिनल वेसिकल भी क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। सेमिनल वेसिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो सेमिनल वेसिकल में जो फ्लूइड स्टोर होता है, सेमिनल फ्लूइड, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से एजेक्ट हो जाएगा इनटू सेमिनल डक्ट और एजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा और ये स्पर्म के साथ मिल जाएंगे। ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये स्पर्म के साथ क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। अब मैंने डिटेल से ये डिस्कस किया था कि सेमिनल फ्लूइड का यहाँ पे क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है जो कि स्पर्म के साथ मिलता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म को ये नरिश रखता है। अगर ये सेमिनल फ्लूइड यहाँ पे नहीं आता तो स्पर्म बाहर जैसे ही निकलेगा स्पर्म मर जाएगा, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को जिसमें वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो सेमिनल फ्लूइड ऐड हो गया है ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल फ्लूइड ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही ये स्पर्म आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर से क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है। ठीक है, तो ऑल दो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिससे यूरिन नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये इस यूरिथ्रा को भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं, ये जो यूरिथ्रा होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ये क्लोज हो जाता है। जैसे ये क्लोज हो जाता है तो ऊपर से यूरिन नहीं आता। तो जैसे ही यूरिन नहीं आता तो अगर यूरिन यहाँ पे आता है तो यूरिन स्पर्म के साथ मिलेगा इस वक्त, और स्पर्म को क्या करता है, ये डैमेज कर सकता है, स्पर्म को मार सकता है, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो अल्कलाइन नेचर में जिंदा रह सकते हैं, स्पर्म एसिडिक नेचर में डाई कर जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन रखी है कि ड्यूरिंग स्पर्म यहाँ पे एंट्रेंस के वक्त जो यूरिन होता है वो ऊपर से ना आ जाए, तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है ड्यू टू सिंपैथेटिक इनर्वेशन एट अ टाइम। तो स्पर्म यहाँ पे सेफली आ जाता है, ऊपर से यूरिन नहीं आता तो स्पर्म सेफ हो जाते हैं। जैसे ही स्पर्म सेफ हो जाते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है ये सारा एजेक्ट हो जाता है और यहाँ पे कॉमन यूरोजेनिटल ट्रैक के जरिए आ जाता है पीनस में, और पीनस ऑलरेडी क्या हो चुका है, पीनस यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, एरेक्ट हो चुका है। पीनस क्या हो चुका है, एरेक्ट हो चुका है। अब इसकी जो पोजीशन है वो ये है, वो जो नॉर्मल ये पोजीशन थी ना वो नहीं है। क्यों, क्योंकि पीनस ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले से ही एरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो जितना भी स्पर्म होता है ये निकल जाता है पीनस के जरिए इनटू मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहाँ पे ये जो स्पर्म होते हैं ये क्या कर जाते हैं, ओवम के साथ फिर जाके फॉलिपियन ट्यूब में ज़ायकोट बनाते हैं और फर्टिलाइजेशन काज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये स्पर्म इस लेवल पर पहुँच जाते हैं, इस जंक्शनल लेवल पर जैसे ही पहुँच जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि इस जंक्शनल लेवल पे दो किस्म के मसल्स होते हैं, एक ये वाला मसल और एक ये वाला मसल। इसको हम क्या कहते हैं, एस्क्यूकेवर्नोजम मसल।
इसे हम क्या कहते हैं, एस्टियो कैवर्नोजल मसल। और ये एस्टियो कैवर्नोजल मसल मैंने क्या कहा था कि ये एक एरेक्टाइल मसल है। ये क्या है, ये एरेक्शन में हेल्प आउट करता है। और सेकंड ये वाला मसल दैट इज कॉल्ड बल्बोस्पोंजियोजम। एंड बल्बोस्पोंजियोजम क्या है, ये एक एजाकुलेटरी मसल है, मैंने ये कहा था। और ये क्या करता है, ये एक मेल को ऑर्गेज्म प्रोवाइड करता है, एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग एजाकुलेशन। तो जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पर पहुँच जाते हैं, एक जंक्शनल लेवल पर पहुँच जाते हैं, तो इस बल्बोस्पोंजियोजम को भी क्या है कि इस न्यूरोनल सप्लाई है, सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशन है। तो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस बल्बोस्पोंजियोजम पे सप्लाई करते हैं इस वक्त, तो ये इस बल्बोस्पोंजियोजम को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्या करता है, जब एस लेवल पे ये स्पर्म पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा क्या है, ये है बल्बोस्पोंजियोजम मसल्स। ये क्या है, बल्बोस्पोंजियोजम मसल्स है। तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे ये एक तो क्या करता है, पुश करता है इस स्पर्म को। और इसके अलावा जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, तो ये एक मेल को यहाँ पे एक प्लेजर देता है, एक खुशी देता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेज्म। और मेल की जो एजाकुलेशन है, जो स्पर्म एजेक्शन है थ्रू पीनस, तो वो कंप्लीट हो जाती है, वो यहाँ पे हो जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो स्पर्म चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये एरेक्शन होती है, मैंने क्या कहा था कि एरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये एरेक्शन होती है तभी पॉसिबल है कि ये जो पीनस होता है ये उस एरिया तक पहुंच जाए जहां पे ये नॉर्मली स्पर्म पहुंचने चाहिए इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ एरेक्शन क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि पीनस का एक नॉर्मल साइज होना चाहिए, पीनस का एक नॉर्मल साइज होना चाहिए नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉर्मल स्पर्म के जाने के लिए। अब यहाँ पे अगर पीनस एरेक्ट नहीं है, यहाँ पे अगर पीनस एरेक्ट नहीं है, तो ऑल दो स्पर्म यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल दो स्पर्म यहाँ पे आ जाएंगे। अगर पीनस एरेक्ट नहीं है तो वो क्या कर जाएंगे, वो उस एरिया तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक इसने पहुँचना होता है। तो एरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या हो गया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से एपिडिडमिस में जो स्टोर स्पर्म होते हैं आफ्टर एरेक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से एपिडिडमिस में जो स्टोर स्पर्म थे वो यहाँ से एजेक्ट हो चुके हैं, पुश हो चुके हैं, और कहाँ जा चुके हैं, पीनस के ज़रिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जा चुके हैं। तो दैट होल प्रोसेस जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एपिडिडमिस में स्टोर स्पर्म को एजेक्ट कर देता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दैट होल प्रोसेस कॉल्ड एजाकुलेशन, दैट होल प्रोसेस कॉल्ड एजाकुलेशन। तो ये था आपका होल एरेक्शन एंड एजाकुलेशन के स्पर्म प्रोड्यूस हो तो चुके हैं, अब स्पर्म ने निकलना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन काज कर सके। तो उसके लिए ये दो प्रोसेस होते हैं, एरेक्शन एंड एजाकुलेशन। एरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जब तक एरेक्शन नहीं होती तब तक नॉर्मल जो इंटरकोर्स होता है उसके वक्त जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। बहुत से ऐसे डिजीज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये जो एरेक्शन होती है ये ख़त्म हो जाती है बंदे की। तो फिर क्या करते हैं कि एरेक्शन एजाकुलेशन तो होती है, एजाकुलेशन तो हो जाती है लेकिन एरेक्शन नहीं होती। या कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें एरेक्शन से पहले एरेक्शन भी पॉसिबल, एरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ नहीं है, एरेक्शन के टिश्यू सारे ठीक है, प्यूरिनल नर्व ठीक है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें एरेक्शन से पहले ही एजाकुलेशन हो जाती है। तो उस वक्त भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जो सेटिस्फैक्ट्री फर्टिलाइजेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो नहीं होता। तो वो हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ एरेक्शन एंड एजाकुलेशन की होपफुली आपको डिटेल से समझ आ चुकी होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।